गुड इवनिंग। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम डिस्कस कर रहे थे और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में आज हम बात करेंगे जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। ठीक, तो मीन फ्री पाथ की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि एक पहले तो बात करते हैं कि फ्री पाथ क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब केवल एक मॉलिक्यूल आप एज्यूम कीजिए, कोई एक मॉलिक्यूल, और उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। सपोज यहां पर ये मॉलिक्यूल कोलाइड करता है ब्लैक मॉलिक्यूल के साथ, तो इसे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट कोलिजन। ये आपका फर्स्ट कोलिजन हुआ। इस कोलिजन के बाद ये रेड मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है। चलिए इस रेड मॉलिक्यूल को हम मूव कराते हैं। ये रेड मॉलिक्यूल लेट से इस तरह से मूव किया और जब ये आगे पहुंचा तो अब इसका कोलिजन, इसके पाथ में दूसरा पार्टिकल आया और इसका कोलिजन हो गया। तो जब तक ये सेकंड कोलिजन नहीं होता तब तक जो इसका पाथ है वो आपका कहलाता है फ्री पाथ। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। ठीक है, जब तक दूसरा कोलिजन नहीं होगा तब तक वो फ्री पाथ कहलाएगा। अब एक टर्म यूज होता है मीन फ्री पाथ, मतलब एवरेज हो गया। फाइन, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। चलिए ये मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ आपको, जरा समझिएगा। एक हमने ये मॉलिक्यूल लिया, ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसके बगल में मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है। सपोज ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल किनके साथ कोलाइड कर सकता है, कोलिजन कब होगा? ठीक है, सिलेंडर इसलिए क्योंकि ये 3D में होगा, स्फेरिकल है, तो ये कुछ इस तरह का स्फेरिकल आपका मॉलिक्यूल आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको स्फेयर इसको बना लेते हैं इस तरह से, है ना, जिससे आपको एक फील आए कि ये, हाँ, ये स्फेयर टाइप का कुछ दिख रहा है आपको। तो स्फेरिकल बॉल जैसी है। ये जब आगे बढ़ेगी तो इसके साथ कहीं पर भी कोई कोलिजन हो सकता है, जरूरी नहीं हेड ऑन हो, साइड ऑन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक मैं और इधर पे आपको एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। ओके, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और एक मॉलिक्यूल और दिखा रहा हूं इसे। चलिए देखिएगा, ये मॉलिक्यूल। अगर बेटा आपका मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल कह लीजिए इस वे में है और इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मैं 1 मॉलिक्यूल कह रहा हूं, इसको मैंने 2 और 3 कहा है। ठीक, 2 और 3 मॉलिक्यूल के बीच का गैप, अगर गैप मतलब इनके दोनों के सेंटर के बीच का नहीं, दोनों की सरफेस के बीच का गैप, अगर आपका डायामीटर के इक्वल आ गया, किसके डायामीटर? आपके मॉलिक्यूल के डायामीटर के इक्वल, तो कोलिजन नहीं होगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरी जो ये बॉल है ये आगे मूव कर रही है। ये मूव करते करते बेटा यहां कहीं पहुंच जाएगी, और अगर दो रेड जो 2 और 3 नंबर के मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाए हैं, इनके बीच अगर गैप कितना हो जाए डायमीटर के बराबर, तो कोई कोलिजन नहीं होगा। फाइन, चलिए अब जरा देखें। अगर ये 2 और 3 मॉलिक्यूल, चलिए एक 4 नंबर का मॉलिक्यूल और दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल मेरा इस तरह से यहां पे आ जाए, तो क्या होगा? इसका कोलिजन हो जाएगा 4 नंबर वाले के साथ। ये 4 नंबर मैंने लिख दिया, इसके साथ कोलिजन हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर रहे हैं इस केस की। ठीक, अब इसका डेरिवेशन, ये तो समझने के लिए हमने आपको बता दिया इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक, तो डेरिवेशन में लिख लीजिएगा, कोलिजन टेक्स प्लेस, collision takes place if distance between two molecules is less than d.
ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस है, हाँ, या सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस भी आप कह सकते हैं, सर्किल अगर आप उसे मान रहे हैं। हाँ, सेंटर टू सेंटर मत ले लेना, सेंटर टू सेंटर डी लोगे तब तो पक्का कोलाइड कर जाएगा। यस, ठीक है, लेस देन डायमीटर डी ऑफ मॉलिक्यूल वन। तो इसलिए मैंने इनकी नंबरिंग कर दी थी 1 2 3, जिससे आपको समझ में आए। ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये 2 and 3 हैं। तो आप इसे ऐसा एज्यूम कर सकते, अब देखिए ये मैंने आपको 2D में दिखाया था, बट अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर, जहां डी जो है वो मॉलिक्यूल का डायमीटर है। अब सारा कंसंट्रेशन इस पे रखना है आपको। ठीक, अब सपोज मॉलिक्यूल वन इज मूविंग, सारे के सारे एक ही हैं, मूविंग विद स्पीड v। अभी हम बाकी सबको रेस्ट पे मान रहे हैं, और मॉलिक्यूल वन को केवल मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इन टाइम डेल्टा टी जो लेंथ आपकी मूव होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, v डेल्टा टी, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बहुत सिंपल से हमने बात की, मान लीजिए ये लेंथ l है हमारे पास, तो ये l लेंथ स्पीड इनटू डेल्टा टी टाइम, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ये इस लेंथ को कवर कर रहा है। ये बात समझ में आई? ओके, तो हमने आपसे कहा कि ये जो पाथ l है हमारा, जो सिलेंडर का पाथ हमने माना, इसमें अगर डेल्टा टी टाइम में ये हमारा मॉलिक्यूल मूव करता है तो ये v डेल्टा टी हमारी लेंथ हो जाएगी। एक्चुअल में ये v जो है ना, अभी तो मैंने इसे v कहा था, बट ये v जो है ये हमारी v एवरेज होगी। हाँ, अलग अलग पार्टिकल लेंगे तो मैंने कहा था आपसे, जीरो से लेके अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग स्पीड हो सकती है उनकी। ठीक है, तो हम इसे एवरेज वेलोसिटी लेंगे, बट अभी मैं इसको v ले रहा हूं। ठीक, वेयर v इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे तो लिख लीजिए। अच्छा, ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया ऊपर, यहां पे मेंशन कर दिया। ठीक, अब जरा देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ l हो चुकी है, तो ये आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू एल, और l की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो वॉल्यूम आप निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी। ये बात समझ में आई? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई डी स्क्वायर वी इंटू डेल्टा टी। अब ये वॉल्यूम क्यों निकाला भी बता रहा हूं। अब बेटा मान लीजिए आपका जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस चला गया। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने कोलिजन हुए होंगे। हाँ, कोलिजन भाई उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। तो जरा देखें, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी इज, कितने कोलिजन होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट लाई इन द सिलेंडर। अब वो पार्शियली भी हो सकते हैं, कंप्लीटली भी अंदर हो सकते हैं, तो हम टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, n बाई वी से। ठीक है, ये n बाई वी क्या है, इफ n बाई वी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये गिवन होता है बेटा जनरल।
N/V इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको अब पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर में होंगे। बिल्कुल, तो इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। ये हमारा एजम्पशन था N/V। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। ठीक है, अब जरा सोचो, आपको मीन फ्री पाथ निकालना है, मीन फ्री पाथ। ओके, आपके पास टोटल पाथ है और आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन है। मैंने आपसे क्या कहा था, मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ क्या होता है, फ्री पाथ समझ लो ना, फ्री पाथ क्या होता है, दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। तो मीन फ्री पाथ के लिए आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इन सेम टाइम पीरियड, नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम। ये बात समझ में आ गई। अब इनकी वैल्यू आपने ऊपर निकाल लिए, इनको प्लेस कर दीजिए यहां पे। ये आपका आएगा V डेल्टा टी, L जिसे आपने कहा था। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये V जो था ये V एवरेज था, अभी बताऊंगा वो क्या चीज है। और नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम हमने ये निकाला था N/V पाई डी V डेल्टा टी। कुछ बात समझ में आई? अब जरा देखिए यहां पे क्या हो रहा है, V से V कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अच्छा, ये डी स्क्वायर है बेटा। ये आपका आ गया मीन फ्री पाथ लैम्डा। तो आपकी जो पहला फॉर्मूला दिया होता है, लैम्डा इज 1/π d स्क्वायर N/V, इस तरह से दिया होता है। ये हमने कब लिया, जब हमने एजम्पशन लिया कि हमारा केवल और केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब कुछ रेस्ट पे है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, एजम्पशन हमारा क्या है, एजम्पशन ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, बाकी सब कुछ रेस्ट पे है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सारे मॉलिक्यूल भाई 2, 3, 4 जितने भी हैं मॉलिक्यूल, सबके सब मूव कर रहे होंगे। तो जो आपकी V से V आपने कैंसिल कर दिया, देखिए 2 V हैं आपके पास। एक V तो है जो V इंटू डेल्टा डी हमने मॉलिक्यूल की स्पीड गई थी, दूसरा V है ये वाला। ठीक है, ये दोनों V सेम नहीं होते। हाँ, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये मेंशन कर दिया गया है कि आपका फॉर्मूला जो है वो 1/√2 आ जाता है। ये क्यों आता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, दो है, न्यूमरेटर का जो V है वो आपका V एवरेज है बेटा। ये है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अब यहां पे आपने कंटेनर रेस्ट पे माना हुआ है। और दूसरा जो है वो है V रिलेटिव। अच्छा, इसको सेकंड जो डिनोमिनेटर का V है ना, डिनोमिनेटर का V है वो है V रिलेटिव। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 1 विद रिस्पेक्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स, जिनके साथ वो कोलाइड करेगा। 2, 3 नहीं, 2, 3 के साथ कोलाइड नहीं करा, अगर वो क्लोज आ गए, सिलेंडर के अंदर आ गए तब। ठीक, तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो, उसकी आपको शो करने की जरूरत नहीं, बस आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, √2V एवरेज आ जाती है। और यहीं से जो आपका एक फैक्टर है वो √2 का इसमें इंक्लूड हो जाता है, और आपका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब आप सारे मॉलिक्यूल्स को मूविंग मानते हैं। तो ये आपका हो जाता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर N/V। तो एक्चुअल में फॉर्मूला आपका ये रहता है,
तो दोनों ही फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये नहीं बताया उन्होंने कि ये वाला फैक्टर कहां से आ गया, उन्होंने डायरेक्टली इसके साथ लिख दिया कि फर्दर कैलकुलेशन के बाद प्रिसाइज जो फॉर्मूला है आपका वो ये है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा है। एक, जब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एक पार्टिकल मूव कर रहा है जो कोलाइड करेगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी सब रेस्ट में। जबकि दूसरा वाला केस है जब हम सबको मूविंग मानते हैं, तो वी रिलेटिव और वी एवरेज में √2, इसका कैलकुलेशन हैवी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये आप याद रखें। बेटा कई बार आपको ये डायामीटर ना देके रेडियस दे दिया जाता है, तो यही फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है 1/√2 4πr² n/v। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो आपका लेमडा है वो तो प्रोपोर्शनल है 1/πd²। 1/πd², ऐसे आप कह सकते हैं, d² भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, d² कह लो। एक्चुअली जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/d²। दूसरा आपका लेमडा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका मीन फ्री पाथ पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस, डी को डबल कर देंगे, डी को ट्रिपल कर देंगे, बोलेंगे लेमडा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डेंसिटी को, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, बोलेंगे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट बना देते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d के। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाते हैं। और अब आगे बेटा बात करेंगे जब केटीजी में गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। हेडिंग डालिएगा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। और अब बेटा हम बात कर रहे हैं जो हमारी आइडियल गैस है, अगर वो किसी कंटेनर पे रखी गई है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम यूज कर रहे हैं, और ये हमने अपनी एक्स वाई जेड एक्सेस दिखाई, और इसमें हमने एक कंटेनर ले लिया। अभी हम इस कंटेनर की लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, लेट से हमने लेंथ एल एज्यूम कर ली, L/L/L का एक क्यूब है, और इसमें हम एक गैस मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, इस गैस मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिया है और ये मूव कर रहा है। ऑब्वियसली सिंगल गैस मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल को। सपोज ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये एक वॉल के साथ, तो वो वॉल हम ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने शेड करके आपको दिखाई है, ये वाली वॉल के साथ हम इसका कोलिजन कराएंगे। वो जो ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज इसे कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। ये देखिएगा, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में 3D में ये मूव कर रहा है, ये वॉल के साथ कोलाइड करेगा और इलास्टिक कोलिजन के बाद ये इस तरह से वापस आएगा। ठीक, वॉल के साथ टकराने के बाद ये वापस आया, टकराने के बाद वापस आया, तो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा। फाइन, तो अब इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप स्कूल में लिखेंगे तो आपको सारी कहानियां लिखनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको लिखा देता हूं, लिखेगा कंसिडर अ गैस enclosed by a cube of side L. A molecule, ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ, a molecule of mass, अभी इसका मास हम मान लेते हैं m। ठीक है, मॉलिक्यूल का मास ध्यान रखिएगा, a molecule of mass m moving with velocity v, moving with velocity v। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिएगा vx, vy, vz, यानी इसके 3 कंपोनेंट्स मैंने ले लिए। तो इसकी वेलोसिटी हो गई vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ठीक है, तो 3D है, हो सकता है कोई कंपोनेंट जीरो, अगर एक्स एक्सेस में मूव कर रहा होगा तो y और z जीरो होंगे, बट मैंने इसको 3D लिया हुआ है, तो ये 3D डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके बाद ये वॉल के साथ कोलाइड करेगा।
ठीक, कौन सी वॉल है? जो YZ प्लेन में है। तो मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, इसको हम लिख सकते हैं हिट्स द प्लेन वॉल पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, और ये एरिया जो हमारा हो जाएगा ये हमारा L² हो जाएगा। हाँ, अगर आपको एरिया निकालना, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, बट मैंने बता दिया आपको कि ये L² एरिया के साथ आ जाएगा। अब बेटा आपको पता है कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, ये हमारा केटीजी के एजम्पशंस थे। सारे के सारे कोलिजन हमने इलास्टिक एज्यूम करने थे। अब जब ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आप बड़ी इजीली रिबाउंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेटा। हाँ, जब रिबाउंड होगा तो केवल वो वेलोसिटी में चेंज आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी Vx में चेंज आएगा। ठीक है, तो रिबाउंड वेलोसिटी आपकी हो जाएगी -Vx, Vy, Vz। कितनों को ये बात समझ में आई? y और z एक्सिस पैरेलल हैं सरफेस के, उनकी वजह से कोलिजन होगा ही नहीं, तो उनमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, इंपैक्ट होगा ही नहीं उनकी वजह से। इंपैक्ट किसकी वजह से हो रहा है? x की वजह से। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? -x डायरेक्शन में। देखिए परपेंडिकुलर टू वॉल x एक्सिस पे आएगा ना, तो -x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो आपकी वेलोसिटी -Vx हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सारा खेल यहीं पे है बस। यस, ये आपका हो जाएगा -2mvx, दिस इज डेल्टा p, क्योंकि Vy और Vz में कोई चेंज नहीं आया, केवल x में चेंज आया। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो भी कोलिजन हुआ होगा इसमें कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लेते हैं। ठीक है, सो लिखिएगा इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया। सो ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन वॉल्यूम, ये चीज अभी समझाऊंगा, पहले नोट कर लो इसको। विद इन वॉल्यूम A Vx डेल्टा टी ओनली कैन हिट द वॉल। अब जरा इसको समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कहा ये मेरे पास वॉल है और यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सब जगह मॉलिक्यूल्स इस तरह से होंगे। तो कोलिजन किसकी वजह से हो रहा है? कोलिजन किसकी वजह से हो रहा है? Vx की वजह से। ठीक, तो यहां पे ये डिस्टेंस जो है ये Vx डेल्टा टी, इतना डेल्टा टी टाइम में इतने मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहुंच ही जाएगा, पहुंच सकता है, हाँ या ना? ये रेड कलर से जो मॉलिक्यूल दिखाया है जो किस डिस्टेंस पर है? Vx डेल्टा टी। अगर ये वॉल की ओर मूव किया Vx स्पीड से, तो ये वॉल के साथ कोलाइड कर जाएगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब इतने वॉल्यूम में, ये जो मैंने आपको यहां दिखाया, ये वॉल्यूम जो है ग्रीन कलर से, ये जो क्यूबॉइड सा बन गया आपका, इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डेल्टा टी टाइम में कोलाइड कर जाएंगे, हाँ या ना? ओके, मैं ये कहता हूं कि कर सकते हैं, कर जाएंगे या नहीं वो अभी आपको समझ में आएगा। अगर ये Vx से इसकी ओर मूव किए तब तो कर जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं, क्योंकि केटीजी में हमारा एक एजम्पशन था कि जितने मॉलिक्यूल्स ईस्ट में जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेस्ट में जा रहे होंगे। याद आया? वेलोसिटी हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी उसकी सेम होगी मॉलिक्यूल के जाने की, या उनकी स्पीड भी सेम होगी। इस तरह की हमने एक assumption लिया था, याद है आपको?
यस, तो वो ही चीज है, ठीक है। तो अब इसलिए हमने कहा कि ये हिट कर सकते हैं, लेकिन हिट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आधे ही है ना, पूरे तो नहीं है। यस, तो हिट कितने करेंगे? हाफ ऑफ देम विल हिट, ठीक है। तो in a small time interval delta t, all molecules within volume avx delta t only can hit the wall. अब लिखेंगे half moving towards wall and half away. ठीक है, तो एक मैं टर्म ले रहा हूं, number of molecules hit wall in delta t time. ये कितना हो जाएगा बेटा? एक एन डैश ले रहा हूं, ठीक है। ये एन डैश क्या बता रहा हूं? ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू हाफ। ओके, चलिए इसको भी ना मैं और क्लियर आपको कर देता हूं। एन डैश ना लिख के मैं एन बाई वी ले लेता हूं, थोड़ी देर पहले हमने इसको यूज किया था। ये है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो लास्ट एजम्पशन जो हमने लास्ट क्लास में केटीजी में लिया था, वो हमने कहा था कि डेंसिटी जो है वो हर जगह सेम होगी। तो एन बाई वी को हमने सेम लिया है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया ए वी एक्स डेल्टा टी, ये वो वॉल्यूम है जिसमें वो मॉलिक्यूल हो सकता था, और उसको हमने कर दिया है हाफ। ठीक, अच्छा। अब इतने मॉलिक्यूल अगर आपके स्ट्राइक किए, ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए, तो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल, टोटल लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल, ये कितना होगा? जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा 2mvx, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि वॉल पे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। वो किस पे था? वो था बॉल का या मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज। माइनस 2mvx आया था, तो 2mvx हमने इसको ले लिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n बाई वी ए वी एक्स डेल्टा टी हाफ, ठीक है। अब जरा सी इसको काटापीटी कर लें। तो काटापीटी में ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो रहा है? अच्छा, अभी तो नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब जरा सी फोर्स निकाल लें। फोर्स ऑन द वॉल, फोर्स ऑन द वॉल, वो आपका हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी मैंने इसे कहा है, क्लियर। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर आप देखेंगे तो फोर्स मेरा कितना आ गया? एम वी एक्स स्क्वायर एन बाई वी ए डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी मेरा कैंसिल हो गया। चेक कीजिए जरा, यही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए, तो फोर्स मुझे मिल गया। अब मैं फोर्स पर यूनिट एरिया अगर निकालूं, यही होता है मेरा प्रेशर। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये मैं लिख सकता हूं m वी एक्स स्क्वायर एन बाई वी। पहुंच गए हम काफी क्लोज। m वी एक्स स्क्वायर एन बाई वी, ये आ गया, ठीक है। ए जो है वो एरिया है बेटा, ए एरिया है। अभी अभी हमने वॉल्यूम लिया था ना, ए वी एक्स डेल्टा टी, ये रहा मेरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ मैंने, ये वॉल्यूम के साथ मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। हाँ, वहां से ये टर्म आ रहा है। अब बेटा, ये हम बात की हमने एक मॉलिक्यूल की, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल एक स्पीड से नहीं चल रहे होंगे। तो यहां पर जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बट velocity of different molecules, velocity of different molecules
आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम इसे n बाय वी एम वी एक्स बार स्क्वायर कर दें। एवरेज ले लिया हमने, वी एक्स बार स्क्वायर, ये मेरा प्रेशर आ गया। ठीक है जी। हाँ भाई, एक बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, एक मॉलिक्यूल था, उसकी वेलोसिटी अगर सबको हमने सेम मान के किया तो पहले हमने उस सेम मान के कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने Vx मान ली, सबकी जितने भी पार्टिकल थे सबकी वेलोसिटी हमने Vx मान ली, बट हमें पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, तो अब हमने उस Vx की जगह Vx बार स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, अगर हमारा एक पार्टिकल v स्पीड से चल रहा था तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यही तो वेलोसिटी होती थी जो मैग्नीट्यूड की हम बात करते थे, वेक्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब अगर मैं यहां आपसे कहूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि v बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड बार स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म थी, इसका मतलब वी एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू वी वाई बार स्क्वायर के और वी जेड बार स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। आराम से सोचिए, मैंने दो चीजें आपसे कही। मैंने एक तो आपसे कहा कि किसी भी पार्टिकल की, ये ऐसे लिखा बेटा, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ये तो एक पार्टिकल के लिए हमने लिख दिया, लेकिन अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो सबको ऐड करके लिखेंगे, फिर एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज वाला टर्म इस तरह से आएगा। और क्योंकि हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस में प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वी एक्स स्क्वायर है या आरएमएस स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो सेम हो जाएगी हर डायरेक्शन में। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। सो देखो जरा, ये बात समझ में आई? बस कहानी खत्म हो गई। प्रेशर हमारा आ जाएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दिखा दूं आपको कहां से लिखा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये देखिए, ये वाला जो टर्म मैंने दिखाया ना आपको, ये टर्म, यहां पे मैं Vx को रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा n बाई वी एम वी एक्स स्क्वायर। पहले लिख देता हूं इसको, ये लिखा हुआ था हमने, इसको मैं चेंज करके लिखूंगा, और सॉरी बार हो गया था, n बाई वी एम वी बार स्क्वायर बाई 3 लिख सकता हूं। इसको मैंने वी एक्स बार स्क्वायर को वी स्क्वायर बाई 3 ऐसे लिख दिया। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 n बाई वी एम वी बार स्क्वायर। ये आपका डिराइव हो गया। या कुछ लोग इसको कैसे याद रखते हैं, आसानी से याद हो जाए, आप कहते हैं पीवी, आइडियल गैस की बात हो रही है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी बार स्क्वायर, ये है। ठीक है, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, हर बार टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कई बार दिए भी नहीं जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए क्या होगा। अच्छा, ये अगर आप देखें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एम, ये क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो ये मास ऑफ गैस हो गया, तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ गैस वी बार स्क्वायर। ये बात समझ में आई?
ये जो आपने मास लिया हुआ है गैस का वो आ गया। और भी तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। हाँ, इसको लिखने का एक और तरीका है, यहीं से लिखा रहा हूं, बस नोट करते चलिए इसको। पीवी इज इक्वल टू 1/3 n by n एवोगैड्रो इंटू m n एवोगैड्रो, और इसको मैं VRMS स्क्वायर लिख दूं, VRMS स्क्वायर लिख दूं। ओके, ठीक है। अब देखिए ये क्या आया, PV इज इक्वल टू 1/3 n by Na, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, हाँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मेरा क्या आ गया, मोल्स, इनटू ये आपका आ गया मोलर मास, इनटू VRMS होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। चलिए और क्या कर सकते हैं, पीवी को लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस एनआरटी, फॉर आइडियल गैस PV is equal to nRT, that is equal to 1/3 n into m VRMS whole square, लिख सकते हैं। याद करने के तरीके बता रहा हूं आपको, n से n या डिराइव, पहले डिराइव कर रहे हैं फिर याद इसी वे में कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से आपका VRMS आ जाएगा बेटा 3RT/m का अंडर रूट, ये हमने आपको फॉर्मूला दिया था, तो यहीं से ये फॉर्मूला आता है, VRMS इज इक्वल टू 3RT/m। तो दो फॉर्मूले हमने देखे, एक हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आया, प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या आया, 1/3 n/v mVRMS स्क्वायर, ठीक है। यहां पर प्लीज ये m में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। ये जो स्मॉल m है ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये कैपिटल M जो है ये आपका मॉलिक्यूलर, सॉरी, मोलर मास है, ठीक है, ये आपका मोलर मास है। तो ये फॉर्मूले जो मैंने आपको केमिस्ट्री में डायरेक्टली लिखा दिए थे, यहां पे मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि कैसे आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, VRMS इज 3RT/m जब आप लेते हैं तो m आपका मोलर मास होता है। इसी को दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT/m। इस फॉर्मूले में k जो है वो आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये जो स्मॉल m है ये क्या है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने बेटा प्रेशर देख लिया, हमने VRMS देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और वो क्या है जरा इसको समझते हैं। फिर से मैं शुरू कर रहा हूं, हमारा फॉर्मूला क्या आया था जरा एक बार देख लें। PV इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये हमारा आया था 1/3 n m VRMS स्क्वायर, चेक करो जरा, यही आया था, ठीक है। हाँ, PV इज इक्वल टू 1/3 n m VRMS स्क्वायर, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला आया था। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ओके यहां पे n मैंने लिखा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से ही डिवाइड कर दूंगा, हाफ mVRMS स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है ये मैंने बना दिया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब क्योंकि यहां पे हमने वीआरएमएस ले लिया तो ये एवरेज हो गया, तो इसका नाम होता है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं पहले, फिर आपको नाम भी बता देते हैं। हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 पीवी एन। क्या ऐसे लिख दें? 3/2 पीवी एन, ठीक है, ओके। अब जरा देखें आइडियल गैस के लिए ये क्या हो जाएगा, 3/2 पीवी की जगह एन आर टी बाई एन लिख सकते हैं, ओके। एन की जगह में क्या लिख सकता हूं, इस एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर टी बाई एन ए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोल्स, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर मेरा आ गया ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। देखिए ये क्या है, ये आपका है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, at temperature T, that is 3/2 R by Na आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है याद। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओहो एक मिनट, इसको साफ से लिख लेना बेटा, नहीं तो ये परेशान करते हैं, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं इनमें। गैस मॉलिक्यूल एवरेज, ये आपका होता है 3/2 kT, बहुत ध्यान से, ठीक। अब जरा देखिएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, मोल का मतलब एक मॉलिक्यूल का पता है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरी आ जाती है 3/2 RT। और प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ये आइडियल गैस है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आइडियल गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ये सब मैं आपको 2 लेक्चर में बता चुका हूं। एफ मेरी 3 है, तो अगर मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ जी, एक मोल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ गई, हाफ RT, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था। और अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हाफ KT हो जाए, ठीक है। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ RT, टी टेम्परेचर पे, केवल टेम्परेचर पे बेस्ड है, इसी को आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी। कुछ बात समझ में आई? और यहीं से आपका फॉर्मूला आया है फॉर n मोल गैस विद डिग्री ऑफ फ्रीडम F, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। जब आप नाम लेंगे गैस का, आप कहेंगे ऑक्सीजन है, CO2 है, ओजोन है, अमोनिया है, जब आप नाम ले लेंगे, ठीक है। तो फॉर n मोल गैस विद डिग्री ऑफ फ्रीडम F, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n F/2 RT। ये कैसे आया, हाफ RT 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पर मोल, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 RT, और n मोल के लिए n × F/2 RT। इसी को आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T। तो ये आपका डिराइव हो गया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला।